So next topic in continuation is, आ जाइए, boils temperature. Boils temperature, इसको हम और क्या बुलाते हैं? Boils point. Represented by symbol TB. Represented by symbol TB. Boils temperature और boils point. सबसे पहले इसका डेफिनेशन ये होता क्या? It is a temperature at which a real gas behaves as ideal gas for a wide range of temperatures. Real gas behaves as ideal gas for a pressures, wide range of pressures. टेम्परेचर तो फिक्स कर दिया ना. Temperature at which a real gas behaves as ideal gas for a wide range of pressures. जनरली किसी भी गैस को हम आइडियल गैस कब बोलते हैं? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर हमने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया है. उस टेम्परेचर को क्या बुला रहे हो आप? बॉयल्स टेम्परेचर. और बॉयल्स टेम्परेचर पर जब गैस होता है, ठीक है, तो प्रेशर थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो जरूरी नहीं है लो रहे. इट विल बिहेव एज व्हाट? आइडियल गैस. ये बस ध्यान रखना है कि ऐसा होता है. देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉयल्स टेम्परेचर. A upon BR. A upon BR, where R should be in 0.0821 atmosphere liter, Kelvin minus 1, mole minus 1. Therefore, we can say that boil's temperature depends on नेचर ऑफ द गैस. मैंने बोला था ना, ए एंड बी क्या चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ऑल दोस थिंग्स. देयरफॉर टीबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस. ठीक है, तो इसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है? क्या होता है
क्वेश्चन में ए दे रखा होता है, बी दे रखा होता है, आर तो हमें पता ही होता है। ए गिवन होगा, बी गिवन होगा, वी कैलकुलेट टीवी। ये मतलब ये सब सवाल बेटा टफ कैटेगरी में है ना, किस्मत खराब रहा तो ही ये सब आएगा। हाँ, इसके बाद वाला जो है फिर आपका आइसोथर्म्स, दैट इज मतलब इम्पोर्टेंट, टफ भी है इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या होता है, ए और बी गिवन होता है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट। और एक चीज गिवन होगी, कि आपने गैस को किस टेम्परेचर पर रखा है, से दैट टेम्परेचर बी टी गैस। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, टेम्परेचर ऑफ गैस और बॉयल्स टेम्परेचर जो आपने कैलकुलेट किया, दोनों क्या हो जाए, अलग अलग, या तो बराबर, या तो ज्यादा, या तो कम। देयर कैन बी थ्री केसेस। दिस टी गैस कैन बी ग्रेटर than TB. टी गैस विल बी इक्वल टू TB, और गैस का टेम्परेचर टीबी से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, ये रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, कौन से केस के लिए, जब गैस का टेम्परेचर और बॉयल्स का टेम्परेचर दोनों क्या हो, सेम। इस केस के लिए, ऊपर वाले केस के लिए, ठीक है, ऊपर वाले केस को एक स्पेशल नाम देते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। एक नाम होता है, ब्रैकेट में आप लिखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 को ही हम ये बुलाते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। पॉजिटिव को अंडरलाइन करिएगा। Similarly, this will be known as negative deviation from ideal gas behavior. Z will be less than 1. तो ये बताओ पॉजिटिव डेविएशन में कौन डोमिनेंट होगा, बी। और नेगेटिव डेविएशन में कौन डोमिनेंट होगा, ए। बस एक नोमेनक्लेचर है ए। ठीक है, इतना ही बस। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन को हम लिक्वेफैक्शन भी लिखते हैं, लिक्वेफैक्शन। लिक्वेफैक्शन, इसका मतलब लिखो, ऑलरेडी लिख रखा है हमने, टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड, टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड।
हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड? क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर। वेरी गुड, वही चीज को रिपीट कर देते हैं यहाँ पर। तो सपोज ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या है, दूर दूर। दो चीजें कर सकते हो आप, या तो इस पर प्रेशर लगाओ, देखोगे ध्यान से, ये 9 वाला डायग्राम है पूरा। यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, मोर। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, लेस। वॉल्यूम छोड़ दो, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। यहाँ पर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम। उतने ही पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में है, तो इसको क्या बुलाओगे आप, लिक्विड। इसको क्या बुलाओगे आप, गैस। क्लास 9 में ऐसा पढ़ा था। द कंडीशन इज हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ाकर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यही काम हम टेम्परेचर घटा के भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो H2O हमारे पास गैस फेज में है, उसको ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, ठंडा करते जाओ, तो कैसा हो जाएगा वो, लिक्विड। सेम काम हम टेम्परेचर डिक्रीज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं गैस को लिक्विफाई करने का, नोट कर लीजिए। और या तो प्रेशर ज्यादा लगाइए या तो टेम्परेचर कम कर दीजिए। सोचने का तरीका क्या होगा, अगर आपको स्टीम दिया हुआ हो और उसको कम करके आपको लिक्विड बनाना है, तो आप उसको क्या करोगे, ठंडा करोगे। टेम्परेचर के हिसाब से आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसमें कुछ पूछना है? जो नया टर्म आएगा, आइसोथर्म्स। थोड़ा सा जगह इधर छोड़ देना, अभी पूरा टॉपिक नहीं लिखे, पहले आइसोथर्म को हम डिफाइन कर लेंगे। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। तो आइसो का मतलब क्या होगा, सेम। थर्म्स, थर्मोमीटर, थर्मल टेम्परेचर। थर्म्स का मतलब क्या होगा, सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के लिए तुमने कौन सा लॉ पढ़ा है, कौन सा गैस लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सेज व्हाट, if temperature is equals to constant, P will be proportional to by V। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम, PV is equals to constant। याद आया हो तो nRT, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट और N भी कांस्टेंट। तो आइसोथर्म्स अभी जो बनाने वाले हैं हम, ऑफ आइडियल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये आप ऑलरेडी बना चुके हो, भी आपको खुलवाएंगे वो पेज। Isotherms of ideal gas at different temperatures। तो बॉयल्स लॉ वाला अगर पेज है आपके पास तो वो निकालिए, अगर है तो, नहीं तो फिर मैं ड्रॉ करूंगा सब कुछ।
बॉयल्स वाला। नहीं है तो फिर मैं, उसे मुझे तो बनाना ही है। वो वाला पॉइंट देखिए जहां पर मैं आपको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से शुरू करवाता था और मैथ्स 1 2 3 करवाता था। ठीक है, एक बार पढ़िए उसको, उसको यूज करेंगे क्योंकि दैट्स व्हाई। रीड हो गया। वाई एक्सिस पर ये है, एक्स एक्सिस पर ये है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। वाई एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। ग्राफ कैसा होता है एक्स वाई कांस्टेंट का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यार, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ड्रॉ किया होगा। देखो ध्यान से, फिर से समझा दे रहा हूं वही चीज। से फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक, तो n इंटू आर इंटू टी का वैल्यू कितना, सॉरी n इंटू आर इंटू टी का वैल्यू क्या रखेंगे? 300। तो p इंटू वी का वैल्यू कितना आएगा? 300 nr। ठीक, मान लो कोई बच्चा 600 केल्विन पर, उसके लिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? मान लो कोई 900 केल्विन पर बना है, उसके लिए कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? कहने का मतलब है कि ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर बार कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरे टेम्परेचर पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये, तीसरे वाले पर ये सिखाया था मैंने आपको ये सब करना। तो अगर इसको T2 और T3 लिख दिया जाए तो कैन वी कंपेयर विच वन इज 300, विच वन इज 600 एंड विच वन इज 900? प्लीज डू इट इफ यू नो। सिखाया था मैंने आपको वो लाइन बनाकर, देखो एक बार। प्रेशर या वॉल्यूम में से किसी एक को कांस्टेंट कर लीजिए। V1, V2, V3। सिंस V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, है ना, हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट कर लिया है, तो V विल बी प्रोपोर्शनल टू T। Therefore T3 will be greater than T2 will be greater than T1। इसको कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, V will be proportional to। तो ये ऑर्डर हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन तीनों ही क्या होंगे? आपके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अगर आप इन तीनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ध्यान से देखो तो कहीं पर भी हम इस हाइपरबोला में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं बना रहे हैं कि हाइपरबोला यहां तक ऐसा बनाया फिर ऐसा बनाया फिर ऐसा बना दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? देयर इज नो चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ। पूरा स्मूथ कर्व है ये। ठीक है, देर आर नो चेंजेस इन द शेप ऑफ द ग्राफ। ये इसलिए बनाया क्योंकि रियल गैस के लिए ऐसा आता है, ताकि आप कंपेयर कर सको। अगर हम T1 को देखें या T2 को देखें या T3 को देखें, देर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ दिस कर्व। इट्स अ स्मूथ कर्व। नोट करिए।
अच्छा, इस आइडियल गैस में किसकी बात हो रही है? आइसोथर्म्स की। इन लाइंस को क्या बुलाएंगे बेटा हम? आइसोथर्म्स। दिस ब्लू लाइन इज एन isotherm at temperature T1. This yellow line is isotherm at temperature T2. This yellow line is isotherm at temperature T3. मतलब आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, टेम्परेचर तुमको क्या मिलेगा? T3। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, टेम्परेचर विल बी व्हाट? T3। ये मतलब होता है आइसोथर्म का। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? T1, और यहां भी टेम्परेचर क्या होगा? T1। नाउ रीजन फॉर दिस, ये हमने चेंज इन शेप क्यों नहीं ऑब्जर्व किया आइडियल गैस के लिए? एक कॉमन कंसेप्ट है, अगर मान लो तुम टेम्परेचर को कम कर दो, तो टेम्परेचर कम करने से गैस से वो क्या चीज में कन्वर्ट होता? लिक्विड में। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 300 केल्विन पर भी वो वैसा ही है, 600 पर भी वैसा ही है, 900 पर भी वैसा ही, मतलब ठंडा करने से कोई असर नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। ठीक है। यही चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। No change in the shape of isotherm at different temperatures, which means we cannot change the state of gas, which means we cannot liquefy the gas. तो ये चीज आप आइसोथर्म से बता सकते हो, क्योंकि अगर लिक्विफिकेशन हुआ होता तो आइसोथर्म कैसे चेंज होता? कुछ पढ़ा आपने नाइन्थ में? बोलो। याद है ये वाला ग्राफ? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट यहां जो डालते थे, याद है? तो अगर उसी चीज को देखो, अगर तुम किसी चीज को लिक्विफाई कर रहे हो, तो जब वो लिक्विफाई हो रहा होगा उस समय टेम्परेचर के चेंजेस क्या होंगे? कांस्टेंट। और उसके आगे पीछे टेम्परेचर अलग तरीके से क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। यहां क्या है? पूरे रास्ते भर कांस्टेंट। दिख रहा है आपको इस ग्राफ में? तो हेंस वी कैन नॉट लिक्विफाई द गैस। ठीक है, तो वहां अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, और अगर वहां नहीं पढ़ा तो यहां तो कम से कम हमने पढ़ा है कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को क्या करना होगा? नजदीक लाना होगा। नजदीक कब आएगा? जब उसके अंदर क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? assumption is forces of attraction is zero. Therefore we can never liquefy an ideal gas. चाहे जो प्रेशर और जितना भी टेम्परेचर घटा दो, we can never liquefy an ideal gas. ठीक है। बाकी इस आइसोथर्म के बारे में लिख लो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कर्व जो है किधर शिफ्ट हो रहा है बेटा? ओरिजिन के नजदीक या ओरिजिन से दूर? ओरिजिन से दूर। नोट कर लो। As temperature increases, isotherms shift away from origin. थर्ड में T3 greater than T2 greater than T1, और आइडियल गैस की कहानी खत्म।
तो ये लिक्विफिकेशन मैंने आपको आइडियल गैस का ड्रॉ करना इसलिए सिखाया क्योंकि रियल गैस का जब हम बनाएंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, आइडियल गैस के आइसोथर्म्स। अगला लिखिए, फॉर रियल गैस काम की चीज तो ये है। एक चीज वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं तो इसीलिए आप रियल गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ टेम्परेचर्स पर इसके जो आइसोथर्म्स बनेंगे वो अलग बनेंगे, और कुछ अलग टेम्परेचर्स पर इसके आइसोथर्म्स अगर बनाने होंगे जहां पर ये आइडियली बिहेव कर रहा होगा वहां पर कैसा बनेगा, आइडियल गैस की तरह। ये समझ में आता है हमें? लिख लेते हैं हम इसको एक लाइन पहले। हैज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, therefore we can liquefy it, and therefore its isotherm will look different. Therefore its isotherm will look different. ठीक है, एक बात बताओ, आइडियल गैस की तरह इसका आइसोथर्म कब दिखेगा? वो तो ठीक है, नहीं हुआ होगा। कंडीशन क्या होगा, आइडियल गैस की तरह आइसोथर्म अगर इसका दिखना है तो? आइडियल गैस की तरह कोई भी गैस कैसे बिहेव करती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर? तो हाई टेम्परेचर वाले रीजन में इसका आइसोथर्म कैसा दिखेगा, आइडियल गैस की तरह। ठीक है, ऐसे ही पूछा बस। वो तो याद रखना है बेटा, वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वो तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हाई टेम्परेचर वाले रीजन में दिस विल बी लाइक दिस T3, और लो टेम्परेचर वाले रीजन में ये ध्यान से बनाना है ऐसा, लो टेम्परेचर वाले रीजन। इनके बीच के आइसोथर्म्स जब आप बनाते, पहले ही बना लो दोनों, ये लगभग स्ट्रेट ही लाइन होता है ये वाला, ऐसा होता है। पर ठीक है, उतना नहीं जाएंगे, वो सब सब यहीं पढ़ लेंगे तो इंजीनियरिंग क्या करेंगे। इनके बीच वाले रीजन में ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ ये छोटा हो जाएगा बस, ऐसा। हाँ, नहीं, इट विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर। The graph will look like that of ideal gas। ब्रैकेट में लिख लेना, क्यों लिखेगा, बिकॉज एनी गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लिख लेना वो ब्रैकेट में, कोई कंफ्यूजन का जड़ नहीं होना चाहिए इसमें। बिकॉज एनी गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर।
ठीक है। एक चीज और यहां पर, एक चीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं थोड़ी देर में। हाई टेम्परेचर मतलब कितना हाई? 900 केल्विन, 800 केल्विन, 1600 केल्विन, 2500 केल्विन, क्या हाई मतलब क्या? तो हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर TC, टेम्परेचर ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में दो तीन लाइन लिख लो। ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स सेम, T3 greater than T2 greater than T1। Change in shape of isotherm at lower temperatures why it changes? Because of liquefaction of gas। गैस जो है गैसियस स्टेट से कौन से स्टेट में चेंज कर रहा है? लिक्विड में, इसीलिए ग्राफ चेंज होता है। हाँ, पर कॉमनली देखो यार, जनरली गैस को जब तुम कंटेनर में रखते हो, देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, देखें आप समझ पाते हैं या नहीं, है ना? मतलब ये सब इंजीनियरिंग वगैरह सबका है। गैस को किसी कंटेनर में रखते हो तो यहां कहीं ऐसा इधर उधर भागते रहेगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देयरफॉर वी से दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बट व्हेन यू कीप अ लिक्विड, उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? फिक्स। अगर डब्बे में बंद करके रख दो, चारों तरफ से बंद है, तो वॉल्यूम और क्या होएगा उसका? फिक्स। वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम अगर फिक्स हो गया, सो व्हाट डज दैट मीन? ये दोनों वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? सेम। चाहे कितना भी आप घटा लो, कितना भी प्रेशर कम कर लो, या कितना भी टेम्परेचर चेंज कर लो, वॉल्यूम विल रिमेन व्हाट? सेम। इसीलिए ये ऐसा आता है यहाँ। ये कौन सा रीजन है? लिक्विड गैस वाला। ठीक है, तो देखेंगे, समय मिलता है तो और लिखवा देंगे। बट इट्स बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना तो चाहिएगा। Change in shape of isotherm at lower temperature implies what? It is because of what? Liquefaction of gases. Third, at high temperature, high matlab greater than critical temperature, shape of isotherm is similar to ideal gas. Is similar to ideal gas. Now, what is critical temperature? First, we will define it. Temperature above which a real gas can't be liquefied
no matter what the pressure be. यहाँ रियल गैस क्यों लिखा, आइडियल क्यों नहीं लिखा? आइडियल तो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए काहे का क्रिटिकल टेम्परेचर? समझ रहे हो आप? जो लिक्विफाई होगा उसी के लिए ना क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा बेटा, जो होगा ही नहीं उसके लिए काहे का लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर? टेम्परेचर अबव विच a real gas can't be liquefied no matter what the pressure be. So if someone asks you what could be the probable value of T3 if the real gas is not getting liquefied, probable value, what we can write? T3 must be greater than critical temperature of the gas, तभी वो लिक्विफाई नहीं होगा। सवाल आपको T3 T3 वगैरह सब निकालने नहीं आता है, वो एक्सट्रीम केस में आता है, ये सब सवाल आते हैं। क्या कंडीशन होगा T3 का, क्या कंडीशन होगा? Temperature should be greater than critical temperature. So, पहला point, we have defined critical temperature. Second point, for temperature greater than Tc, real gas will exist only in gaseous state. Only. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। Suppose you are lowering down the temperature of a real gas. Lowering down का क्या मतलब हुआ? T3 से किधर की ओर बढ़ रहे हो? T2 की तरफ, और T2 से किधर की ओर बढ़ रहे हो? T1 की तरफ। तो जब T3 से T2 की तरफ आओगे तो बीच में ही कहीं तुम्हें टीसी मिलेगा, ये समझ आता है? तो देखा जाए तो टीसी क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कैन अकर। दिख रहा है? यही है मैक्सिमम, क्योंकि इसके आगे लिक्विफिकेशन नहीं होगा। इसके पीछे तो हो ही सकता है, हाँ उस पे भी होगा, उस पॉइंट पर होता है। टीसी एक पॉइंट होता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट होती है। ठीक है, ठीक है, तो उस पे भी होगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच, टीसी को ऐसे ही डिफाइन करेंगे अभी दोबारा, मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, हेंस वी कैन से दैट टीसी पर लिक्विफिकेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कंडीशन भी हमने देखो इधर पर ऐसा नहीं लगाया, कंडीशन क्या लगाया हमने? ग्रेटर देन पर नहीं होगा भाई। समझ आता है ये चीज? तो अगर आपको फिर से डायग्राम बनाकर बीच में टीसी डालना है, डाल सकते हो, एरो बना सकते हो फॉर लेटर, क्योंकि ये चीज अभी लगता है कि समझ में आ गया, 5 बार जब किताब पढ़ा क्या था टीसी पता नहीं। फिर से डायग्राम बनाकर ऐसे एरो लगा लो, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर से डायग्राम बनाकर एरो लगा लो। बन गया? नोट भी कर लो। टीसी इज द
highest temperature at which real gas can be liquefied. हाईएस्ट टेम्परेचर को अंडरलाइन करनी। चूंकि चीजों को आप लिक्विफाई कर रहे हो, गैस से लिक्विड की तरफ आ रहे हो, गैस से लिक्विड की तरफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसमें होंगे? लिक्विड में ज्यादा होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट किस गैस का टीसी ज्यादा होगा, किस गैस का टीसी कम होगा, विल डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किस गैस का टीसी ज्यादा होगा। ये सब एक्चुअली एज अ पोस्टुलेट्स याद करते हैं हम कि ऐसा होता है होता है होता है, बट जहां पर एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन करके सारा करा लो। इसका होगा ज्यादा, इसका होगा ज्यादा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बैठा हुआ है यहाँ पर। और तीसरा वाला याद रख। ठीक। ये कम होना ही था। ऑलमोस्ट क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? ए इज नियरली इक्वल्स टू जीरो। वैल्यूज नहीं लिख रहे टीसी का किसका क्या होता है, ठीक है, वो सब नहीं आएगा। ठीक, एनसीईआरटी में वैसे भी नहीं है, तो वो सब नहीं आएगा किसका टीसी का क्या होता है। रीजन बस खाली लिख लो, दिस ऑर्डर इज बिकॉज ऑफ hydrogen bonding, which means more forces of attraction. And this order is because of London forces. सिखाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। और क्या बोलते हैं हम? डिस्पर्शन फोर्स। नया अगर लग रहा है तो रीड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई है आपको केमिकल बॉन्डिंग। फिफ्थ पॉइंट हो गया ये। वैल्यू ऑफ टीसी 8A/27 BR, यही होना चाहिए, याद है। अच्छा, A/BR को आपने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? बॉयल्स टेम्परेचर। देखो पलट के होगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम आता है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम आता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो
molar critical volume of a gas is given by 3b 3b, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर रहता है गैस का, दैट इज कॉल्ड पी क्रिटिकल, एंड वैल्यू ऑफ पी क्रिटिकल इज गिवन बाय A अपॉन 27b²। ठीक है। अब जो चीज आप लोगों को नहीं कराई जाती है वो ये कि ये सब आते कहां से हैं। तो मैं बस खाली लिख दे रहा हूं सब, ताकि आपको ये लगना नहीं चाहिए ना कि ये नहीं कराया जाता है। ठीक है। इससे हम इसके बाद इसका मोलर वॉल्यूम लिखते हैं 1 मोल डालकर। और इन पैरामीटर्स को वी डिफरेंशिएट एंड फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा जब आप फाइंड करते हो डिफरेंशिएट करने के बाद, तब क्या पाते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर का आता है डिफरेंशिएट करने के बाद, वो कितना आएगा 8a अपॉन 27 br। तो ये तरीका होता है इसको निकालने का। ठीक। ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस चूंकि मैंने पढ़ रखा है तो मैं सोचा बता दूं आपको। नहीं, ये इंजीनियरिंग में पढ़ा है सब तैयारी में नहीं। जब आप नॉर्मल बेल कर्व बनाते हो इस गैस वगैरह के लिए तो ये ऐसा दिखता है, और टीसी इज दिस पॉइंट। तो यहां पर इसका जो स्लोप है क्या है, 0। किसी भी इक्वेशन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, बाय डिफरेंशिएटिंग इट, दैट गिव्स यू वैल्यू ऑफ टीसी। लेकिन आपको इसके वैल्यूज याद कर, ये जो तुमने ग्राफ बनाया ना, ये ऐसा ग्राफ है, ये है ग्राफ एक्चुअल में, ये है ग्राफ एक्चुअल में, और ये लास्ट वाला ऐसा, इसके ऊपर सारा ऐसा, ये है एक्चुअल में ग्राफ। बीच वाला जो बेल कर्व है उल्टा वाला, वो नहीं बनाया गया है आपके। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे हम। एक लास्ट कर्व और चैप्टर खत्म। थोड़ा सा इसका, ये वाले ग्राफ का, ये वाला पहला वाला क्या हो रहा है किस रीजन में, वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा उसको मैग्निफाइड, तो जब आप उसका मैग्निफाइड वर्जन बनाओगे तो यू विल फाइंड T1 का मैग्निफाइड वर्जन। लेट, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जो भी मैं लिख रहा हूं। मार्क करो सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहले इस ग्राफ में ये समझना है कि ग्राफ पहले बनाओ। समझ गया।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में हम किधर मूव कर रहे होंगे बेटा, डी सी बी ए या ए बी सी डी? थोड़ा कॉमन सेंस से बता सकते हो? अच्छा, ये ग्राफ है किसका? रियल गैस का। रियल गैस की कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं? लिक्विफिकेशन की। लिक्विफिकेशन के समय क्या होगा? हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम, या फिर लो वॉल्यूम टू हाई वॉल्यूम? लिखो लिखो, समझ में आएगा, नहीं तो फालतू रटना पड़ेगा यार, ये भी रटना पड़ेगा। हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम किधर, राइट की लेफ्ट? राइट में। लो वॉल्यूम किधर? ग्राफ में हम कैसे मूव कर रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनी है, यहां पर हमें क्या दिखेगा? गैस। तो दिस रीजन ए टू बी इज द रीजन ऑफ गैस। गैस कौन से स्टेट में है? गैस ये स्टेट। दिस रीजन इज ऑफ, रुको रुको रुको, दिस रीजन इज ऑफ लिक्विड, सी डी। और यहां पर कन्वर्जन, गैस और लिक्विड का कन्वर्जन। ए बी रीजन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में कैसा रीजन है? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। दिख रहा है आपको? ए पर प्रेशर कम है, बी पर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है? ए पर वॉल्यूम ज्यादा है, बी पर वॉल्यूम कम है। तो ए बी रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ए बी तो तुमको गैस बता रहा है, और एक ऐसा रीजन जहां पर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। बीसी रीजन प्रेशर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। देखो प्रेशर का वैल्यू देखो, बी और सी पर ऑलमोस्ट क्या है, बराबर। क्या लिखेंगे? प्रेशर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट वॉल्यूम V3 से V2 तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तेजी से डिक्रीज हो रहा है। सी डी लिक्विड। ठीक है? अब इसको तो एनलार्ज करके बनाया गया है ना, मैग्निफाइड व्यू करके बनाया गया है। ये वाला रीजन देखना, सी डी वाला, दिस इज अ मैग्निफाइड व्यू। एक्चुअल में तो ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस इज व्हाट? लगभग जीरो। लगभग जीरो। वॉल्यूम इज नियरली कांस्टेंट बट प्रेशर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। तो पी इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी फास्ट। ठीक है? सो दिस इज द लास्ट ग्राफ करते हैं। इसी ग्राफ पर मुझे अगर टीसी वाला बनाना होगा तो टीसी किधर आएगा? राइट साइड। तो वो सब क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें कुछ पूछना है आपको? दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस लिक्विफिकेशन। इतना ही है और तो कुछ है नहीं। देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ। इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको लेवल 2 में मिलेंगे। ठीक है? तो मैं भेज दूंगा लेवल 2 टीसी वाले।
लेवल 1 में बहुत कम है। डीटीएस में भेजेंगे इसका भी, फिर अगले वीक से सारा करना है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग का भी। ये टफ है बेटा, सही में टफ है। एक बार में तो हवा नहीं लगता कि क्या हो रहा है, तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो बहुत कोशिश करके ये सब का एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिख देता हूँ यार याद कर लो याद कर लो। तो मैंने बहुत कोशिश करके सबका एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देकर लिखा। इनफैक्ट जो आगे वाली चीज जो मुझे नहीं भी करानी थी, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, कि ऐसा होता है, ऐसा आप पढ़ते हो। ठीक, जहां तक जो हो सकता था वी हैव डन दैट। एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट और जेई के सिलेबस में है। कुछ पूछना है लिक्विफिकेशन में? 5 मिनट में एक चीज और हो जाएगा। लिक्विफिकेशन में कुछ पूछना है आपको? कर लेंगे हम, 2 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं होगा तो पूछ लेना। एक और लिख लो, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ फिजिक्स में है, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगले बुक में। एवरेज ऑफ डिस्टेंस a molecule can travel without colliding with other molecule। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? हम सबको पता है गैसेस क्या होते हैं, किसी भी कंटेनर में डाल दो, दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, तो अगर रैंडम मोशन में है तो यहां से यहां पहुंचेगा, फिर इस मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल से टकराने के पहले कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेट दैट डिस्टेंस बी x1। बट अगर आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को देखो, लगभग सटा हुआ, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। टकराने के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को बोल रहे हो आप मीन फ्री पाथ, है ना? ये वाला मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल इससे जाकर टकरा रहा है, तो उसके पहले से कितना ट्रेवल किया? x2। तो क्या करना, मीन फ्री पाथ क्या बोलता है? इन सारे डिस्टेंसेस का आप क्या करो? एवरेज निकाल दो। ठीक है, तो एवरेज ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस, टकराने के पहले कितना एवरेज डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकता है एक गैस में, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, फॉर्मूला इज दिस, मीन फ्री पाथ। नहीं, ये प्रॉपर मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जनरली ऐसा हर मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है, इट वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हाँ हाँ, ऑल टाइम। नहीं नहीं, जैसे मान लो आप इस गैस के मॉलिक्यूल्स को इस बीच में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है,
तो एक मॉलिक्यूल से फॉर एग्जांपल x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा वाला x2 ट्रेवल किया, तीसरा वाला x3 ट्रेवल किया, ठीक है। तो उन सभी का डिस्टेंस ऐड करके टोटल नंबर ऑफ जितने भी डिस्टेंसेस आए उससे क्या करना होता है, डिवाइड। ठीक है, समझ आई ये चीज? आप क्या पूछना चाह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, हाँ रुका हुआ नहीं है ये वाला। नहीं नहीं, ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं, किसी सेकंड के लिए नहीं निकाल रहे हैं, पूरा ऑब्जर्व किया, जैसे मान लो 10 मिनट 15 मिनट ऑब्जर्व किया हमने, और उसके बाद ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मीन फ्री पाथ। मीन का मतलब ही वही होता है, एवरेज निकालते हो, एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी पॉइंट पर, तो मीन नाम में क्या लिखा हुआ है, मीन। मीन का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बिफोर कोलिजन ऑन एन एवरेज। हो सकता है वो जीरो भी आ जाए कहीं पर। एक मॉलिक्यूल को देखो तो उसके चारों तरफ अगर मान लो 200 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो उसका पाथ हमेशा क्या रहेगा, जीरो। सो मीन प्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 n बाय सिग्मा स्क्वायर। In terms of pressure and temperature, what is sigma? Sigma is equals to diameter of molecule. Sigma is equals to diameter of the molecule. ठीक, बस इतना काफी है, ये याद करके रखना। मतलब फिजिक्स में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब दोबारा होंगे, वहां पर फिर से आरएमएस वारएमएस सब आएगा। ठीक है, तो तब तक याद करके इसको रखना कि हाँ ऐसा पढ़ा है। ठीक है, आरएमएस, उसके बाद एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब आएगी वहां पर फिजिक्स में। फिजिक्स का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है दैट इज डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो इतना काफी है। बाकी फिजिक्स में देखेंगे, एक और है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस लिख लो इसको, छोड़ दो, वही देखेंगे इसको, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं देने का। ठीक है, लिख लो, विल बी टॉट इन फिजिक्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए क्योंकि अगले साल केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें दोनों को यूज किया गया, मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। वो फिजिक्स में पढ़ा देंगे। छोड़ो, बहुत हो गया। तो ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद दिस थर्मोकेमिस्ट्री, और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस बार थोड़ा जल्दी हो गया सब, लग रहा है ऐसा। पिछले बार बहुत लेट हुए थे, सब नवंबर में पढ़ाया था मैंने थर्मोकेमिस्ट्री, लेट शुरू भी करा था केमिस्ट्री पढ़ाना। अच्छा है, जितना टाइम मिलेगा उतना ज्यादा टाइम हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। वो याद करना, सही में थोड़ा सा अलग है वो, पूरा नया चीज होगा। ठीक, जितना जल्दी दिसंबर में शुरू हो जाएगा उतना जल्दी जनवरी में खत्म हो जाएगा, और उतना जल्दी 12 वाला शुरू हो जाएगा। 12 का 5 चैप्टर इज, मतलब इट्स वेरी हैवी। सही में बहुत हैवी है, मुझे भी हैवी लगता है पढ़ाना। जा सकते हैं आप।